कि आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है और नई दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद रहेंगे। अगले 90 मिनट तक आप तक इस प्रोग्राम को भी पहुंचाएंगे। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आसिफ रशीद। नाजरीन, इस नशरियात में लगातार छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं। ग्राउंड ज़ीरो पर चलकर अपने नुमाइंदों से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। कुछ बराह रास्त फ़ोन कॉल्स भी कभी कभार हम लेते हैं आप लोगों की, क्योंकि मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज के नशरियात में भी रहेंगी हमारे साथ। आपकी आरा भी आएगी, आपकी बात भी होगी और कौमी और मुल्क की सतह पर सियासत के हवाले से गुफ्तगू भी होगी। इस गुफ्तगू को और मज़ीद बेहतर और मौसर बनाने के लिए आप टेलीविज़न चैनल्स को तो देख ही रहे हैं, हमारी चैनल को भी देख रहे हैं आप। उसके साथ साथ अपना मोबाइल आप ज़रूर उठाएंगे, हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर आप जाएंगे और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के साथ साथ हमारा यूट्यूब जो है वहाँ पर आप ज़रूर आएंगे। हमारे ऑफिशियल चैनल का जो वेबसाइट है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे www.gulistannews.in पर, और ख़बरों, तज़ियों और तबसरों का सिलसिला वहाँ पर भी बराह रास्त आप जो है वो देख सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर गुलिस्तान के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं पर भी किसी भी सूरत में बिला खलल आप इस नशरियात और सभी प्रोग्रामों को जो है वो बराह रास्त अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि इन सभी प्लेटफॉर्म्स का आप इस्तेमाल करेंगे और अपनी बात भी हमारे साथ रखेंगे, इलाके के मसाइल को भी हमारे साथ उजागर करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आज इस नशरियात में कुछ और बातें भी हों जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। और आज जब हम बात करेंगे आसिफ, तो शुरुआत ज़रा मशरिकी लद्दाख से करते हैं, मशरिकी सरहदों के हवाले से करते हैं, क्योंकि सरहदों पर तनाव अभी भी बना हुआ है और तनाव को ख़त्म करने के हवाले से मुख्तलिफ ज़राया जो है वो बरोएकार लाए जा रहे हैं। बिनुक़ामी सतह पर भी कोशिशों का आगाज़ जो है वो किया गया है। भारत की तरफ से मुख्तलिफ सफारती सतह की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। चाइना पर भी दबाव बनाने की कोशिशें हो रही हैं। इस बीच सफारती सतह की बातचीत भी हुई और हिंद चीन मशरिकी लद्दाख में फ़ौजियों की मुकम्मल वापसी पर जो है वो रजामंदी भी जाहिर कर दी गई है। इस तरीके की बातें जो है वो आ रही है। मशरिकी लद्दाख में सरहदी तनाज़े पर जुमे को भारत और चीन के दरमियान सफारती सतह की बातचीत में इस बात को दोहराया गया कि हतमी कंट्रोल लाइन पर अमन और अमान को मुकम्मल तौर पर बहाल करने के लिए फ़ौजियों की मुकम्मल वापसी को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि यह बातचीत हिंद चीन सरहदी मामलात से मुतालिक मशावरती व तालमेल निज़ाम के फ्रेमवर्क के तहत हुई है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक दोनों अतराफ ने इस बात का इकरार किया कि सरहदी इलाकों में हकीकी कंट्रोल लाइन पर अमन अमान को मुकम्मल बहाल करने के लिए बाहमी मुआहदे के तहत फ़ौजियों की मुकम्मल वापसी को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को मजमूई तौर पर बेहतर बनाने के लिए सरहदी इलाकों में मुस्तकिल तौर पर अमन अमान को बरकरार रखने पर इत्तिफाक किया है। ऑनलाइन बातचीत में भारतीय वफद की क़ियादत वज़ारत ख़ारजा में मशरक़ी एशिया जॉइंट सेक्रेटरी, जबकि चीनी वफद की क़ियादत चीन के वज़ारत ख़ारजा में जो है वहाँ के नुमाइंदे कर रहे थे। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि उन्होंने मशरक़ी सेक्टर में हकीकी कंट्रोल लाइन पर फ़ौजियों की जारी वापसी समेत हिंद चीन सरहदी इलाकों की सूरत हाल का जायज़ा लिया और दोनों अतराफ ने इस बात पर मुत्तफ़िक थे कि कंट्रोल कमांड के दरमियान हुए समझौतों पर मुखलिसी के साथ साथ अमल दरामद किया जाए। तो ये सरकारी बयान था जो मैंने आपके सामने रख दिया है। लेकिन इस मीटिंग के फौरन बाद अब आने वाले 2-3 दिनों के दौरान एक और अहम इजलास जो है वो होने जा रहा है और जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसरों के बीच में दोबारा हो सकती है। और ये जो मीटिंग होगी इसमें सारा फोकस जो होगा वो पैंगोंग और दिप्सांग के इलाकों पर होगा, क्योंकि ये वो ऐसे इलाके हैं जहां पर स्ट्रेटजिकली हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ जो है वो रखना होगा। अब जब हम इस बात को आपके सामने रख रहे हैं कि कल जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मीटिंग हुई उसमें क्या हुआ है, अब जो बात हम आपके सामने रखेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले 2-3 दिनों के दौरान बातचीत का सिलसिला जो है
वो और हो सकता है 2 या 3 दिनों के दौरान जो है वो आर्मी जनरल्स के बीच में मीटिंग होगी। और ये फैसिलिटी इसलिए प्रोवाइड की जा रही है, WMCC जिसका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया है, उन्होंने भी इजलास तलब किया और उसके बाद अब कमांडर सतह की बातचीत जो है वो दोबारा हो सकती है। इससे कबल 30 जून को भी WMCC से कबल कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी, जिसमें डिसंगेजमेंट सभी तनावी इलाके जो हैं, यानी जो पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन इलाके थे, वहाँ से तनाव को ख़त्म करने के हवाले से गुफ्तगू हुई थी। और उस गुफ्तगू के दौरान पेंगोंग झील और दिप्सांग के इलाकों पर भी बात हुई थी। ताहम फौजी अफसर के मुताबिक, जिसने अपना नाम खफी रखने पर इस बात को बताया कि चाइना अगर पेंगोंग में इसी मुआहिदे के तहत, जिस मुआहिदे के तहत हम PP14, 14 अल्फा ए और दीगर इलाकों से अपनी फौजें पीछे कर रहे हैं, यानी 2 से 2.5 किलोमीटर हम पीछे कर रहे हैं, तो अगर उसी पैटर्न को यहाँ पेंगोंग के अंदर अडॉप्ट किया गया, 3 किलोमीटर का पीछे जाने का सिलसिला अगर हुआ, तो उसका मतलब है कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो हमारा मानना है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उससे 11 किलोमीटर पीछे चले जाएंगे, जो स्ट्रेटजिकली सही फैसला नहीं हो सकता है और वो हमारे लिए एक ख़तरनाक कदम हो सकता है। ये एक आला फौजी अफसर की तरफ से, साबिक फौजी अफसर की तरफ से जो है वो कहा जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हमारी अव्वलीन तरजीह जब नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स होंगे, तो उसमें अप्रैल की जो सिचुएशन थी बॉर्डर्स पर, उसको बहाल करने के लिए होना चाहिए। उसी से दोनों मुल्कों की सालमियत जो है वो बरकरार रख सकती है। इसके साथ साथ एक और फौजी अफसर, साबिक फौजी अफसर का ये भी मानना है कि अभी तक कोई बड़ी चेंज जो है वो पेंगोंग झील के आसपास जुम्मे की शाम तक नहीं देखने को मिला था। अगरचे फिंगर 4 के आसपास चीनी फौजियों की जमाव में थोड़ा सा कमी ज़रूर नज़र आई थी, और उसी तरीके की थिन डिप्लॉयमेंट जो है हमने भी कर रखी है फिंगर 4 पर, लेकिन मसला फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में है, जहां पर हमारा नज़रिया एक है और चीन का नज़रिया एक है, और इन दोनों नज़रियों के बीच आज तक कभी भी तनाव नहीं था। लेकिन अगर अब ये तनावी कैफियत बनती है और हमने 3 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा, तो ये सूरत हाल जो है यहाँ पर अलग सी होगी, और यही वजह कि यहाँ पर एक अलहदा यहाँ पर जो है वो अलग से एक अमल जो है वो उठाना पड़ेगा। इस मुद्दे पर हम बात ज़रा करेंगे। हम विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगी। वो किस तरीके से इस मुद्दे को देखती हैं और पॉलिटिकली क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। हम ज़रा पहले लद्दाख चलते हैं, जहाँ से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के यूथ लीडर हसन पाशा साहब ज्वाइन कर चुके हैं। पाशा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हिंद चीन तनाज़े के बीच बातचीत के ज़रिए से मसले को हल करने की कोशिशें हो रही हैं, और इन कोशिशों के बीच लद्दाख की आवाम की दिल की धड़कनें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। कैसे आप हिंद चीन तनाव को जो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, इसको आप देख रहे हैं, और ज़मीनी सूरत हाल पर बहसती लद्दाखी के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? गौहर साहब, सबसे पहले शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। और आपने जो पहला सवाल पूछा कि जो हालात बने हुए थे आज कुछ रोज पहले, जो चीन के हमारे जो लद्दाख के क्षेत्र में सरहदों के ऊपर, देखिए हमारे यहाँ पे जो अभी पहले जो माहौल बना हुआ था, हम पूरी तरह से, मैं लद्दाख के अवाम की बात करना चाहता हूँ, लेह और कारगिल के लोग इसके लिए पूरी मेंटली और फिजिकली पूरे तैयार थे। अगर खुदा न खास्ता कुछ चाइना की तरफ से कुछ हरकत अगर किया जाए तो। और दूसरी बात, देखिए जब प्रधानमंत्री ने जो सरप्राइज एक विजिट दिया जो लेह में, फिर इसके बाद जो हमारा खासकर जो लोकल लोगों का जो एक मोरल बूस्ट हुआ उससे, और ख़ासकर हमारे जो सेनाओं में एक तरह की उनके मोरल बूस्ट हुआ, इसका हम शुक्रिया अदा करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का। तो बाकी जो अभी जो आजकल हालात आप खुद देख रहे हैं कि अभी जो PLA का जो फौज है जो पूरा तरीके से वो अभी बिल्कुल पीछे चल रहा है, चाहे वो गलवान वैली की बात करें, चाहे वो अभी पेंगोंग त्सो की बात करें, वो अब जो है उनको वो पता चल गया कि देखिए जो हिंदुस्तान का अभी जो हुकूमत जो है
जिस तरीके से वो पहले आज 1962 में जिस तरह के वो अपना एक दादागिरी, अपना एक हसूक रसूक जिस तरह हिंदुस्तान के ऊपर डालते थे, वो अभी बिल्कुल चलने वाला नहीं है। आज जो हुकूमत है वो बिल्कुल अगर आप उसको आंख दिखाओगे तो उसका आंख का जवाब बिल्कुल आंख से ही होगा। अगर आप वो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला है, तो ये चीज चाइना को भी समझ में आ गया है कि वो 1962 वाला हिंदुस्तान अब नहीं रहा है, ये 2020 का हिंदुस्तान है जो। लेकिन हसन पाशा साहब, आप चूंकि लद्दाख के अंदर ही हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास लोगों की एक बड़ी आबादी है, 18 से 20% लोग लद्दाख के इस वक्त जो LAC के करीबी हिस्सों में रहते हैं, उनसे आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कांटेक्ट में होंगे। वो किस तरह के हालात देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 99 की भी सूरत हाल देखी, उसके बाद बार बार जो कुछ LAC पे होता रहा, आज क्या कुछ फील कर रहे हैं, एक्चुअल में पोजीशन क्या है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास या इन करीबी हिस्सों में इस वक्त? देखिए, अभी हालात तो बिल्कुल सामान्य है। अभी जो LAC में वहां पे क्या हो रहा है वो तो हमारे सेना बता सकते हैं। जो आम लोग तो चाहे वो हमारी बात करे या हम लोकल उस एरिया के बाहर के लोगों की बात करें, तो उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उस एरिया की इंफॉर्मेशन जो है वो अभी सेना के पास है, हमारे फौजों के पास है। वो जिस तरह के हमारी इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं, हम उससे सहमत है। और जो वो स्टेटमेंट वगैरह दे रहे हैं कि हमारे सेना में कोई घुसा नहीं है, ना कोई किसी ने कुछ किया है, हम पूरी तरह तैयार है, तो ऐसे स्टेटमेंट का, ऐसे जो वहाँ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनके ऊपर हमें फुल कॉन्फिडेंस है। बहुत शुक्रिया हसन पाशा साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात जनाब हो रही है लद्दाख की, जहाँ पर सूरत हाल हम आपको दिखा भी रहे हैं, लगातार इस पर बात भी कर रहे हैं। और हसन पाशा साहब बता रहे थे कि देखिए वज़ीर आज़म के आने के बाद सूरत हाल कदरे ज़्यादा बेहतर जो है वो नज़र आ रही है। इसके साथ साथ जब तक हमारे साथ अनुमा आचार्य साहिबा ज्वाइन करेंगी, तब तक मैं ज़रा आगे बढ़ता हूँ। और दिल्ली के अंदर जो चाइना के सफ़ीर हैं, ममलिकत चाइना के जो सफ़ीर दिल्ली के अंदर हैं, उनकी तरफ से एक बयान जारी हुआ है और वो बयान उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दिया है। थोड़ी देर में वो बयान मैं आपको ज़रूर सुनवाऊंगा, लेकिन उस बयान का मतन जो है, उनका मानना है कि देखिए वज़ारत ख़ारजा हिंद और वज़ारत ख़ारजा चीन के दरमियान जिस तरीके की बातचीत हो रही है, उसके मौसर नतीजे जो हैं वो बाहर आ रहे हैं और उसके अच्छे नताइज जो है वो हमारे सामने हैं और हमें बातचीत के ज़रिए से मसले को हल करना होगा। एक और दूसरी बात जो उसमें है वो तिजारत को लेकर है, ट्रेड को लेकर है, जो भारत की तरफ से एक बड़ा कदम लिया गया कि मेड इन चाइना वाले मामले पर रोक लगे और मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट और फले फूले। इस पर उनका जो रिएक्शन है, एम्बेसडर साहब का रिएक्शन जो है वो सामने आया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके की सिचुएशन बनाई जा रही है, इससे तीसरे देश को फ़ायदा हो सकता है, ना भारत को फ़ायदा होगा और ना ही चाइना को फ़ायदा होगा। गुड्स को बैन लगाने से, यानी चीज़ें न खरीदने की वजह से, और जो वर्ल्ड ट्रेड इसमें हमारा इन्वॉल्व है, WTO जो हमने ज्वाइन किया है, उससे जनाब दोनों देशों के बीच में और टकराव जो है वो बन सकता है। और तीसरी बड़ी बात जो उनका मानना है कि देखिए गलवान हो या दीगर मामले हो, हमने लगातार बातचीत के ज़रिए से मसले का हल किया है, लेकिन अगर हम पर कोई भी हमला करता है तो हम वापस जवाब भी देते हैं। दबे अल्फाज में एक और बार उन्होंने अपना यू टर्न भी दिखाया है। इसको मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगा कि एम्बेसडर साहब ने क्या कुछ कहा है, लेकिन हमारे साथ अनुमा आचार्य विंग कमांडर जो रह चुकी हैं हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जो प्रेजेंट सिचुएशन अभी लद्दाख की है, माना जा रहा है कि अब सबका फोकस पॉइंट जो है वो पैंगोंग लेक रहेगा और दपसन का इलाका जो है वो रहेगा, क्योंकि कुछ फौजी अफसरों का ये मानना कि देखिए जो मैकेनिज़्म हमने और इलाकों के अंदर PP-14 या 17 के पास अडॉप्ट किया है, 2-2-2.5 किलोमीटर हम पीछे चले हैं। पैंगोंग में ये सिचुएशन नहीं है। अगर हम 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर पीछे हटे तो हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे हम मानते हैं, हम वहाँ से 11 किलोमीटर पीछे जाएंगे, जो स्ट्रेटजिकली एक बड़ी गलती होगी। इसलिए हमने यहाँ पर अपना पावर और अपना माइट और ज़्यादा दिखाना होगा। तो ये जो यहाँ पर पेच अब फंसता हुआ नज़र आ रहा है, कितना आसान है ये और कितना मुश्किल है आपकी नज़र में? देखिए, चीन ने ये डिमांड की है कि वो फिंगर 6 तक जाने को तैयार है, बशर्ते हम 2 तक अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करें। तो मैं समझती हूँ इस तरह की चीजों को बिल्कुल मानना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमने माना तो
एक तरफ हम गालवान जो कि हमारा था और हमारा है, उसी में चाइना ने पूरा बफर जोन बना दिया है। हम जो पेट्रोल पॉइंट 14 तक आते थे, अब हमें वाया नाला जो है वहां तक की परमिशन है। जो बफर जोन है वो लगभग 2.5 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर हमारे एरिया में है और लगभग 0.5 किलोमीटर चीन के एरिया में। एक तरह से ये लॉस है। इस बार उन्होंने जो किया है वो सलामी स्लाइसिंग वाली बात ना करके, उन्होंने जमीन तो नहीं ली है लेकिन हमको हमारी जमीन से वंचित या बेदखल जरूर किया है। तो जहां एक तरफ गालवान के ऊपर अभी भी, क्योंकि जो बाद में विज्ञप्ति चीन की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था उसमें उन्होंने गालवान को अपना क्षेत्र बताया है और बाद में उसकी क्षेत्रीय अखंडता की, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की बात की है। तो एक तरफ जहां हमने कहा कि हम दोनों डिसएंगेज कर रहे हैं, चीन का स्टेटमेंट हमारे बराबरी से नहीं था। एक तो ये हुआ और दूसरे जो पेंगोंग त्सो की जो मैं बात कर रही हूँ कि जो सेकंड तक हमें कन्फाइन करने को कह रहे हैं, ये दोनों चीजें बड़ी डाइसी हैं, क्योंकि ये जो डिसएंगेजमेंट है ये मुझे डेफर्ड लगता है। ये कोई प्रॉपर सोल्यूशन अभी तक नहीं है और चीन के ऊपर प्रॉपर सोल्यूशन का भरोसा भी अभी नहीं किया जा सकता। अनुमा आचार्य साहिबा, ये भी हमारे सामने आ रहा है कि एक तरफ से लद्दाख के अंदर डिसएंगेजमेंट की बातें हो रही है, लद्दाख के अंदर सिचुएशन को कंट्रोल करने की बातें हो रही हैं, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका हमारा है, सिक्किम के आसपास का इलाका है, वो काफ़ी ज़्यादा हॉट अप बिल्ट अप हो रहा है और वहाँ पर तरह तरह की बातें और ख़बरें जो है वो आना शुरू हो गई है। तो क्या ये डबल पॉलिसी के तहत 2 कदम वाली पॉलिसी है? एक तरफ से हम पीछे चलेंगे और दूसरी तरफ से बिल्टअप करते रहेंगे ताकि एंगेज रहता रहे भारत इसके अंदर? जो दिख रहा है वो तो यही है। लगभग 1100 किलोमीटर के हिस्से में एलएसी के, जो कि 8000 के 1100 में चीन ने बहुत भारी बिल्डअप किया हुआ है। उसके करीब 40,000 सैनिक हैं और उसके अलावा सब आर्मर्ड व्हीकल, सारे टैंक, बहुत सारी चीजें वहां पर है। तो इधर उसने, आपने अगर पिछले दिनों सुना होगा तो भूटान के भी एक हिस्से में अपना क्लेम किया है जो अरुणाचल के वेस्ट में पड़ता है। तो इस तरह से चीन एक तरफ से डिसएंगेजमेंट करने की, क्या बोलना चाहिए, एक्टिंग कर रहा है और दूसरी तरफ दूसरे हिस्सों पर अपना क्लेम बढ़ा रहा है। इस तरह से वो अपने आप को साउथ एशिया का इकलौता किंग मारने की एक तरह से हमें दिखा रहा है कि वो एक साउथ एशिया में सबसे ज्यादा पावरफुल वही है। चलिए, बहुत शुक्रिया मैडम हमारे साथ बात करने के लिए और अपना व्यू पॉइंट देने के लिए कि क्या कोई सिचुएशन है और किस तरीके से हमने सिचुएशन को हैंडल करना है आगे। मैं बात ज़रा चीनी सफ़ीर की आपको बता दूं। चाइना के जो सफ़ीर दिल्ली के अंदर है, उनका मानना कि देखिए जो ट्रेड वाला मामला है इसको जो बाइकआउट कर रहे हैं ये अनफेयर है, क्योंकि अभी जो हमारा ट्रेड है वो काफ़ी अच्छा है। मार्केट इंडिया था, हम लगातार इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहे थे, लेकिन अगर दोनों देश इसी तरीके से करते रहे तो तीसरे देश का इसका फ़ायदा है और दोनों देशों को इस बारे में जो वो सोचना होगा। तो बयान ज़रा क्या कुछ है, आप ज़रा सफ़ीर साहब को भी ज़रा सुन लीजिए। मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेटमेंट जो उनकी तरफ से ऑफिशियल आया उस पर भी उनका रिएक्शन है। ज़रा पहले फटाफट से इसको सुन लीजिएगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो दोबारा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इंडिया के अंदर। ज़रा पहले इसको सुन लीजिएगा। Reached a positive consensus on easing the current border situation. Currently, our frontline troops are disengaging on the ground in accordance with the consensus reached by the military corps commander talks. First, China and India should be partners rather than rivals. China and India have a history of friendly exchanges for more than 2,000 years. Friendly cooperation has dominated most of the time. For both China and India, achieving development and revitalization is the top priority where we share long-term strategic interests. Since the 1990s, China and India have reached an important consensus that the two countries pose no threat to each other. China and India have jointly advocated the 5 principles of peaceful coexistence and uphold independent foreign policies. China and India have the boundary question left over by history, which is sensitive and complicated. We need to find a fair and reasonable solution, mutually acceptable, through equal consultation and peaceful negotiation.
Pending an ultimate settlement, we both agree to work together to maintain peace and tranquility in the... चलिए, बात सफ़ीर की थी, एम्बेसडर की थी, किस तरीके से वो दुहाई दे रहा था भारत और चीन के रिश्तों की भी, उन सभी पंचशील के एग्रीमेंट्स की जो माजी में हुए हैं, और किस तरीके से वो बता रही थी देखिए हम क्या कुछ कर रहे हैं और आप क्या कुछ कर रहे हैं। एक इनोसेंट फेस बनाकर वो ये बता रही थी देखिए चाइना तो कुछ भी नहीं कर रहा, जो कुछ कर रहे हैं वो तो आप कर रहे हैं और इससे नुकसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो बहरहाल ज़रा बढ़ते हैं आगे, और इसी खबर में मैं आपको ये भी बताते चलूँ, चूँकि बहुत सारी खबरें ये आई थी कि चाइना प्रोडक्ट्स को जो है वो हमने बंद कर दिया जी, और चाइना की इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली नहीं हो सकती है, उसके लिए कड़े लॉज जो है वो बना दिए गए, और काफ़ी फर्म्स जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे उन्हें भी रद्द करने की बातें जो थी वो गुज़श्ता दिनों से हम सुन रहे थे। लेकिन अब एक और ख़बर जो है वो सामने आ रही है, वो ये है कि जनाब गुज़श्ता दिनों टेंडर फ्लोट किया गया था CRRC की तरफ से, और रेलवे की तरफ से एक टेंडर फ्लोट किया गया था, और उस टेंडर को ग्लोबल टेंडर जो है वो दिया गया था। उस ग्लोबल टेंडर के अंदर चाइनीज़ कंपनी की पार्टिसिपेशन जो है वो हुई है, और 3 बार बिडिंग के बावजूद भी चाइना की तरफ से ही बिड जो है वो दोबारा लिया गया है। और इस बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनाब एक तो अपना चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट तो ही, लेकिन भारत के अंदर उनकी गुड़गांव की जो पेरेंट का जो सिस्टर कंसर्न है उनके साथ उन्होंने टाई अप करके इस बिडिंग में हिस्सा लिया, और अब इसमें जो CRRC है वो चाइना के कंपनी दरअसल है, उनके साथ इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप है, और उन्हें ये ठेका जो है वो मिल गया है। और इस तरीके से 15,000 करोड़ रुपए का ये जो टेंडर है ये जाता हुआ फिलहाल नज़र दोबारा चाइना की फर्म को ही मिल रहा है। अगरचे CRR गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, लेकिन इसके अंदर की कहानी ये है कि जनाब इसका दरअसल फंडिंग और 10 तरह की चीज़ें जो है वो बाहर से आ रही है, और इन्हें जो काम दिया गया है वो है कि इनके ट्रेन कोच के अंदर कुछ कोच बनानी है, और साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो लगाना है कुछ इलाकों के अंदर। तो ये टेंडर जो है गया है दोबारा चाइना के लिए, डायरेक्टली नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता लगेगा कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो जनाब आई है दोबारा से, और ये माना जा रहा है ये वहाँ जा रहा है। तो ये बातें तो जी भारत चाइना के रिश्तों के हवाले से। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कोविड-19 के हवाले से। इससे पहले कि आसिफ आपके सामने आए और आसिफ दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल आपको बताएंगे, उससे कबल एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखता हूँ। अब जब हम कोविड की बात करेंगे तो इसको ज़रा बड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। सूरत हाल इंतहाई संगीन बनी हुई है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, स्टूडियो में बैठा हुआ नहीं हूँ इसलिए बता रहा हूँ। जब सूरत हाल में संगीन बता रहा हूँ तो फ्रॉम एंटायर साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया, जब आप हर स्टेट के फिगर्स को देखेंगे, हर स्टेट के अंदर हेल्थ फैसिलिटी को मॉनिटर करेंगे और फिर उसको यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के साथ मॉनिटर करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि जितना पूरे मुल्क के अंदर एहतियात बरता जा रहा है उससे दुगना एहतियात जो है वो हमें बरतना होगा, क्योंकि सिचुएशन जो है वो इतनी ख़राब इस वक्त है। लेकिन वो ख़राब सिचुएशन है नहीं है, वो तो आसिफ आपको बताएंगे कि क्या कुछ फिगर्स है। मैं दरअसल आपको एक बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूं, जो हमें उम्मीद थी कि अगस्त के बाद कहीं वैक्सीन मिलेगा, क्योंकि ICMR ने एक ख़त, रहनुमा ख़त जो था वो लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितनी भी ट्रायल्स है वो 15 अगस्त से कबल जनाब मुकम्मल करके एक तफसीली रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाए। उस पर बाद में तरह तरह की सफाइयाँ भी आई, लेकिन ICMR अपनी बात पर रहा कि देखिए दुनिया भर में जो चल रहा है वो भी चलेगा, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर अपने तरीके से निज़ाम चलेगा, इसलिए हम बहुत जल्दी जल्दी इसको करना चाहते हैं। और ICMR के डायरेक्टर बलराम भार्गव ने उस वक्त 12 अस्पतालों के नाम ये चिट्ठी जो थी वो लिखी थी। उसके बाद जो हमारा चूंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर स्टैंडिंग कमेटियां होती हैं और ये स्टैंडिंग कमेटियां असेस करती है, ये स्टैंडिंग कमेटियां एग्जामिन करती है मुख्तलिफ इश्यूज़ को। और एक स्टैंडिंग कमेटी जो हमारी पार्लियामेंट की है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की, बायोटेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक,
बायोटेक्नोलॉजी। इसकी एक स्टैंडिंग कमेटी है, जयराम रमेश जी इसके हेड है। उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को रिक्वेस्ट की कई बार कि इस कमेटी की मीटिंग जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि सिचुएशन जो है वो पेंडेमिक है और हम जानना चाहते हैं कि मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है। और इसको वर्चुअली करने की इजाजत मिली, यानी आप घर बैठे इस मीटिंग के अंदर आए हैं। और कल जब ये मीटिंग हुई है उसमें बड़ी चीजें जो है वो सामने आई है। और उस मीटिंग में ये जो हाउस पैनल की मीटिंग हुई है उसमें इस बात की वजाहत हुई है कि जनाब रवा साल के दौरान, यानी इस साल के दौरान वैक्सीन की बहुत कम उम्मीद है कि कोई मौसर वैक्सीन इसके लिए आएगा। और अगर उम्मीद बनती है तो वो अगले साल के अगस्त के बाद की बनती है। तो ये जरा ध्यान में रखिए कि फिलहाल सिचुएशन क्या कुछ है, एक। और दूसरी, अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर इस कमेटी के मेंबरान जो है वो 30 मेंबर हैं, लेकिन 30 में से कोई 10-12 लोग ही इस मीटिंग के अंदर आ पाए थे। और कल जब ये मीटिंग ली जयराम रमेश ने, उन्होंने जब ये ब्रीफ किया, उनको गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की तरफ से ब्रीफ हुआ और आईसीएमआर के डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें ब्रीफ किया गया कि क्या कुछ हो रहा है। तो उस ब्रीफिंग के दौरान ये पता लगा कि जो 14 अगस्त की डेडलाइन सरकार की तरफ से दी जा रही है उस पर भी काम हो रहा है, लेकिन सभी साइंटिस्ट, मेजर साइंटिस्ट जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक है कि फिलहाल कोई मौसर इलाज इसका नहीं मिल सकता है और हमने इंतजार करना होगा। तो ये बात तो थी जनाब, ये बात तो थी वो मीटिंग की जो हमने आपके सामने रख दी। अब जब हम आएंगे अगले पड़ाव में, यानी यहां पर हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो आसिफ आपको न मुल्की सतह की भी सूरत हाल बताएंगे कि किस तरीके से अब ये केसेस बढ़ रहे हैं, रिकवरी रेट क्या है। और फिर जब हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर आते आते न सिर्फ कश्मीर सूबे के अंदर बल्कि जम्मू सूबे के अंदर भी ट्रिपल डिजिट में कोविड-19 के फिगर आया है। यानी अब बीमार ट्रिपल डिजिट जम्मू के अंदर भी आ रहे हैं। वहां 20, 22, 50, 80 तक आ रहे थे, लेकिन ट्रिपल डिजिट का आना मतलब अलार्मिंग सिचुएशन है। अब किन किन इलाकों में ये अलार्मिंग सिचुएशन है, वहां पर ग्राउंड पर क्या है, माहिरीन क्या कुछ कह रहे हैं, इस पर हम मुफस्सल बात करेंगे, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप हमारा साथ देंगे। मिलते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद।